हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं हेरोल्ड पिंटर के बहुत ही फेमस प्ले द केयरटेकर की। तो ये जो प्ले है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी इसमें कोई ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं, दुख भरे एलिमेंट्स भी हैं और साथ ही साथ कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं। तो ये जो प्ले है वो एक होमलेस आदमी के बारे में है कि कैसे वो जो होमलेस आदमी है जब वो दो भाइयों के साथ रहने लगता है तो उन तीनों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और तीनों को कैसे अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में ये है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्ले है इसे सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1960 में और ये काफ़ी सक्सेसफुल था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहानी एक लोनली ट्रैम्प ट्रैम्प का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका कोई घर बार नहीं है। एक लोनली ट्रैम्प और दो भाई कैसे जब एक साथ रहने लगते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये 3 एक्ट प्ले है, इसमें 3 एक्ट्स है और ये हेरोल्ड पिंटर का 6th वर्क है। और पिंटर का जो वर्क है वो अपने साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए फेमस है, उसमें बहुत ही साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। और अपने काम के लिए हेरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिल चुका है। तो अब चलिए हम समरी को स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स। इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स है। एस्टन हु लिव्स इन अ हाउस ओन्ड बाय हिज ब्रदर मिक। तो एस्टन जो है वो अपने भाई मिक के साथ रहता है और वो जो घर है वो उसके भाई मिक का ही है। और जो तीसरा कैरेक्टर है वो है डेविस, जो कि एक ओल्डर मैन है, यानी दोनों भाइयों से थोड़ा सा बड़ा है, जो एक ट्रैम्प की जिंदगी बिता रहा था, यानी उसका खुद का कोई घर नहीं था। एस्टन once received electric shock treatment and the resulting brain damage leaves him isolated and looking for companionship। तो एक बार एस्टन को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था जिसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है और इसीलिए उसे किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। ही इज़ वेरी वल्नरेबल टू एनीवन लुकिंग टू एडवांटेज ऑफ हिज काइंड स्पिरिट। तो जब भी कोई उसकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाता है तो वो इस बात को समझ नहीं पाता और लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। मिक ऑन द अदर हैंड इज शॉर्ट टेम्पर्ड। तो वहीं एस्टन का जो दूसरा भाई है मिक, वो उसकी तरह नहीं है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और एम्बिशियस है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। ही डजंट हैव टाइम फॉर एस्टन एंड पुट्स अप विद हिम बिकॉज देयर इज नोवेयर एल्स फॉर हिम टू गो। तो उसके पास एस्टन के लिए कोई टाइम नहीं है और वो इसलिए एस्टन के साथ रहता है क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए वो रहता है। मिक हैज़ ग्रैंड ड्रीम्स बट ही वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो मिक के सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन उसे तुरंत रिजल्ट्स चाहिए और इसीलिए उसे वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए। डेवीज लाइज एंड एग्जैजरेट्स डिपेंडिंग ऑन हु ही इज इन कंपनी विद। तो जो डेवीज है वो उन दोनों भाइयों का फ़ायदा उठाता है और मैनिपुलेट करता रहता है दोनों को, ताकि वो दोनों को खुश कर सके, लेकिन एक्चुअली वो दोनों का बस फ़ायदा उठा रहा होता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाता है इसीलिए ताकि लोग उसे पसंद करें। When the play opens, Ashton invites Davies home। तो जब प्ले की शुरुआत होती है तो एस्टन जो है वो डेविस को अपने घर में बुलाता है, इसके लिए क्योंकि डेविस का कोई घर नहीं होता। He saved Davies from a bar brawl and wants to look after him। तो वो देखता है एस्टन कि जो डेविस है वो किसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है बार में और इसीलिए वो उसे घर ले आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, लेकिन जब डेविस घर पहुँचता है तो वो उस घर की बुराई करने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा घर कितना गंदा है, कितना अनटाइडी है। और जब एस्टन कपड़े नहीं ढूंढ पा रहा था डेविस को देने के लिए, तो डेविस कहता है कि मैं सिड कप लंदन जाऊँगा और अपने पेपर्स लेकर आऊँगा, तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा और कल सुबह जाऊंगा। तो वो हर बार यही कहता है लेकिन वो कभी भी सिड कप नहीं जाता, वो ये बस बहाना होता है, वो उन्हीं के घर में रहता है हमेशा। द नेक्स्ट डे एस्टन सजेस्ट डेविस कैन स्टे इन द फ्लैट वाइल ही गोज आउट एंड रन्स हिज ओन एरैंड्स। तो अगले दिन एस्टन जो है वो डेविस को कहता है कि तुम फ्लैट में ही रहो और मैं जाकर कुछ काम करके आता हूँ। और डेविस को तो आदत नहीं थी कि कोई उसके ऊपर इतना यकीन करे, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो सोचता है कि अरे मैं अब
सिड कप नहीं जाऊँगा, सिड कप बाद में जाऊँगा और चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो वो जब देखता है कि कोई नहीं है घर में, तो वो सारे सामान को उठाने लगता है, खास तौर पे वो एस्टन के सामान को चेक करने लगता है कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है क्या उसमें। लेकिन तभी मिक वहाँ आ जाता है और मिक को लगता है कि ये एक चोर है जो घर में घुसा है, और मिक और डेविस की लड़ाई होने लगती है। लेकिन फिर डेविस बताने लगता है कि वो कौन है, और एस्टन तब आता है और कहता है कि हाँ, इसको मैं ही घर पे लाया था, ये कोई चोर नहीं है। लेकिन मिक जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो डेविस है वो एक ट्रबल मेकर है, ये हम सबको परेशान करने के लिए आया है। इनफैक्ट ये एक मैनिपुलेटर है, और वैसे भी इसका घर नहीं है, लेकिन तो भी ये हमारे घर की बुराई करता है। तो मिक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो डेविस उनके घर में रह रहा है, और उसे पता चल जाता है कि डेविस बहुत जल्दी तो इस घर से जाएगा नहीं। वो सिड कप नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बस हमारे घर में ही उसने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया है। Just as Davies can't make it to Sidcup, Aston can't finish the workshop he's building in the garden, and Mick can't catch the break he hopes he will make him rich and comfortable. तो उन तीनों आदमियों में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है। वो ये चीज़ कॉमन है कि वो लोग बस सपने देखते हैं, लेकिन एक्चुअली उसे पूरा नहीं करते। यही उनमें कमी है। जैसे वो डेविस कभी भी सिडकप नहीं जाता, एस्टन अपने गार्डन में जो वर्कशॉप बना रहा होता है वो उसे कंप्लीट नहीं करता है कभी भी, और मिक जो है वो कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे रिच और कंफर्टेबल हो जाए। ईच कैरेक्टर देन रिकग्नाइजेज दिस सेम टैलेंट फॉर फेलियर इन द अदर्स। तो हर कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि देखो तुम्हारे अंदर भी तो ये कमी है, और उस कमी को वो लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तो यही एक चीज़ है जो डेविस से उन दोनों भाइयों में भी मिलती है कि वो लोग जो है जो सोचते हैं वो कर नहीं पा रहे होते, बस सपना देखते हैं। बिकॉज एस्टन वॉन्ट्स हिम टू स्टे, मिक फाइंड्स अ जॉब फॉर डेविस। तो अब क्योंकि एस्टन चाहता है कि डेविस रहे, इसीलिए मिक जो है वो डेविस के लिए एक जॉब ढूंढता है, और वो कहता है डेविस को कि एक काम करो, तुम घर के केयरटेकर बन जाओ और इस घर को ठीक करो, जो भी कुछ गंदगी है उसे साफ करो, सब कुछ अच्छा करो वापस से। लेकिन डेविस कहता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई आ गया मुझे ढूंढते हुए तो क्या होगा। लेकिन फिर बाद में वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि मैं केयरटेकर बन जाऊंगा, और इसीलिए प्ले का नाम है केयरटेकर। Mick wants references, but this means going to Sidcup to get Davies' identity papers, which no one seems keen on doing. तो मिक कहता है कि वो सिडकप जाके डेविस के आइडेंटिटी पेपर्स वो लाना चाहता है, लेकिन कोई इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, कोई भी पेपर्स लाने के लिए रेडी नहीं था डेविस के। और इसके बाद फिर डेविस कभी भी सिडकप नहीं जाता और वहीं पर वो रहने लगता है। However, Davies starts making fun of Ashton for not doing much work and being lazy. तो डेविस जो है वो एस्टन का हमेशा मजाक उड़ाता है, और वो कहता है कि तुम लेजी हो और तुम्हारा काम जो है तुम गार्डन में कर रहे हो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इनफैक्ट वो एस्टन के ब्रेन डैमेज का भी मजाक उड़ाने लगता है। तो एस्टन तो सीधा साधा था, वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन मिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अपनी हद पार मत करो, वो डेविस को कहता है। एस्टन एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंड टू हिम एंड हाउ ही विल गेट द डॉक्टर बैक फॉर द इल ट्रीटमेंट जस्ट एज सून एज ही फिनिशेज द शेड विच ही नेवर बॉदर्स वर्किंग ऑन। तो एस्टन बताता है कि कैसे उसका ब्रेन कैसे डैमेज हुआ, और वो कहता है कि जैसे ही वो अपने गार्डन में अपने शेड को पूरा कर लेगा तो डेफिनेटली वो अपने ब्रेन डैमेज के बारे में कुछ करेगा, लेकिन वो कभी भी अपने शेड को पूरा ही नहीं करता। इनफैक्ट एस्टन और डेविस ऐसे ही रोज रोज लड़ाई करते होते हैं, और फिर एक दिन एस्टन डेविस को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही सेज दे आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग एंड ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वन पर्सन हु गिव हिम अ चांस ऑल दोज नाइट्स अगो। तो एस्टन कहता है कि उन दोनों में बिल्कुल जम नहीं रही है, एस्टन और डेविस में, और डेविस के लिए यही अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए। और इसीलिए क्योंकि डेविस को ज़रा भी परवाह नहीं थी कि कैसे एस्टन ने उसे अपने घर में रहने दिया। डेविस डजंट केयर व्हाट एस्टन सेज बिकॉज ही थिंक्स मिक विल टेक हिज साइड। तो डेविस को ज़रा भी चिंता नहीं कि एस्टन क्या कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मिक उसका साइड लेगा। लेकिन इसीलिए क्योंकि वो घर का ख्याल रख रहा था। लेकिन जब मिक आता है तो मिक भी
अपने भाई का ही साथ देता है और वो डेविस को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। डेविस प्रोटेस्ट एंड बेग्स एस्टन फॉर फॉरगिवनेस। तो डेविस प्रोटेस्ट करता है और एस्टन को कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो, लेकिन एस्टन भी नहीं मानता और फाइनली डेविस को वहाँ से जाना पड़ता है। और जब वो उनको गार्डन से देखता है तो भी वो लोग उसे अपने घर में नहीं घुसने देते। और फिर उसके जाने के बाद वो लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं दोनों भाई, जिससे ये पता चलता है कि इस ड्रामा के बाद यानी डेविस के जाने के बाद एटलीस्ट वो दोनों भाई तो एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। अब अगर हम कैरेक्टर स्केच और एनालिसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है एस्टन। व्हेन ही वाज यंगर ही वाज गिवन इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। तो जब वो छोटा था तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी गई थी, जिसकी वजह से उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है। His efforts to appease the ever-complaining Davies may be seen as an attempt to reach out to others. तो वो हमेशा डेविस जो कि हमेशा कंप्लेन किया करता था उसे वो खुश करना चाहता है, अपीज करना चाहता है। तो शायद इससे यही पता चलता है कि वो बस दूसरों तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए क्योंकि दूसरे लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे उसे ब्रेन डैमेज की वजह से। He desperately seeks a connection in the wrong place and with wrong people. और इसीलिए एस्टन जो है गलत लोगों से कनेक्शन बनाने में लग गया था। His main obstacle is his inability to communicate. और उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता और इसीलिए उसका जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है यानी उसका भाई वो भी उसे मिसअंडरस्टैंड करता है और इसलिए एस्टन कम्प्लीटली अकेला पड़ गया था। His good natured attitude makes him vulnerable to exploitation. और उसका नेचर इतना अच्छा है, वही उसकी कमी है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। एस्टन हैज़ ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग अ शेड। तो वो एक शेड बनाना चाहता है और मे बी वो जो शेड है वो एक सिंबल है उसकी लाइफ में जो कुछ भी कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए वो उस शेड को बना रहा था। तो वो जो शेड है वो होप का प्रतीक है, सिंबल है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेविस का। तो डेविस जो है वो अपनी लाइफ की जो स्टोरी है वो हमेशा कुछ डिटेल छुपा कर बताया करता था ताकि उसे पूरी सच्चाई ना बतानी पड़े और सामने वाला इंसान कौन है उसके हिसाब से वो स्टोरी को मैनिपुलेट करके बताता था। तो हमेशा उसकी ये कोशिश होती थी कि वो सामने वाले को इम्प्रेस कर सके, मैनिपुलेट कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिक जो कि एस्टन का भाई है और वो कभी कभी वॉयलेंट और इल टेम्पर्ड यानी बैड टेम्पर का हो जाता था और वो एक एम्बिशियस इंसान है और वो डेविस के साथ काफ़ी डिससेटिस्फाइड था जिसकी वजह से वो अपने ब्रदर एस्टन के साथ फाइनली एक गुड टर्म्स में यानी अच्छे टर्म्स में आ सका। जबकि पहले प्ले के स्टार्टिंग में वो अपने भाई से थोड़ा सा अलग था, वो अपने भाई से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, लेकिन जैसे ही प्ले एंड होने लगा वो अपने भाई से बात भी करता है और इनफैक्ट वो लोग एक स्माइल भी एक्सचेंज करते हैं। अर्ली इन द प्ले व्हेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्स हिम मिक अटैक्स डेविस। तो प्ले की शुरुआत में जब मिक डेविस को मिलता है तो वो उसे अटैक करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो एक इंट्रूडर है, वो एग्रेसिव होता है डेविस के प्रति, लेकिन बाद में वो डेविस को केयरटेकर बना देता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो डेविस के ऊपर डाल रहा था। अब अगर हम एनालिसिस के बारे में बात करें तो इस प्ले की जो सबसे बड़ी थीम है वो ये कि कैसे यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता। तो इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। द प्ले डिपेंड्स मोर ऑन डायलॉग देन ऑन एक्शन। हाउएवर though there are fleeting moments in which each of them does seem to reach some understanding with the other, they avoid communicating with one another as a result of their own psychological insecurities and self concerns. तो हालांकि प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बात करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो कभी भी ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती है। एक दूसरी जो थीम है इस प्ले की वो है आइसोलेशन यानी अकेलापन, जो कि उसी जो उनकी जो कमी है कम्युनिकेट करने की उसकी वजह से आइसोलेशन आता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते इसलिए वो लोग अकेलापन महसूस करते हैं। और एज द कैरेक्टर्स ऑल्सो एंगेज इन डिसीविंग वन अनदर यानी वो एक दूसरे को धोखा भी दे रहे होते हैं। तो डिसेप्शन यानी धोखेबाजी भी मोटिव है, थीम है इस प्ले का। Davies uses an assumed name and has convinced himself that he is really going to resolve his problems
relating to his lack of identity papers even though he appears too lazy to take any such responsibility। तो डेविस जो है उसने एक अज्यूम नेम लिया है, यानी पता नहीं डेविस उसका असली नाम है भी या नहीं, और वो इसीलिए बार बार कहता है कि वो अपने आइडेंटिटी पेपर्स लाएगा लंदन से, लेकिन वो हमेशा लेज़ी बना रहता है और कभी भी वो पेपर्स नहीं लाता। किसी को पता नहीं चलता कि वाकई में वो कौन है। Ashton believes that his dream of building a shed will eventually reach fruition despite his mental disability। तो एस्टन को लगता है कि वो अपना शेड बना लेगा किसी दिन, भले ही वो मेंटली थोड़ा डिसेबल हो चुका है। फिर मिक भी ये बिलीव करता है कि वो एक अच्छा करियर बना लेगा, भले ही फिर उसे अपने मेंटली डैमेज ब्रदर की केयर करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से जो तीनों आदमी हैं वो एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को भी वो धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी जो वो बोल रहे होते हैं उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। ना तो डेविस जाकर कभी अपने आइडेंटिटी पेपर्स लाता है, ना कभी मिक अपना सक्सेसफुल करियर बना पाता है, और ना ही कभी एस्टन उस शेड को बना पाता है अपने गार्डन में। तो यहाँ पर सेल्फ डिसेप्शन यानी अपने आप को धोखा देना, ये भी एक बहुत बड़ी थीम है इस प्ले की। सो आई होप आपको ये प्ले की समरी, कैरेक्टर्स और एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।